तो चलिए दोस्तों, आज जो है सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले एक ऐसे व्यक्ति उसको आज हम पढ़ते हैं जो कि सत्ता की साझेदारी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज दोस्तों हम मांतेस्कू के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा हम तो सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ने आ गए हैं, तो हम मांतेस्कू को क्यों पढ़े और मांतेस्कू कौन था, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, जो सत्ता की साझेदारी है, जिसको हम सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत करते हैं, जिसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं, सत्ता पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह मांतेस्कू ने दिया था। अब सवाल है, सत्ता पृथक्करण क्यों, सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत मांतेस्कू ने क्यों दिया था, किस लिए दिया था, कैसे दिया था और क्यों जरूरी है, वो समझिएगा। जैसा कि आपने 1789 में आपने पढ़ा होगा, मतलब पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि 1789 में क्या फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति से यह हुआ कि जो राजाओं महाराजा हैं उनके शासन को समाप्त किया जाए और क्या किया जाए, लोकतंत्र लाया जाए, गणतंत्र लाया जाए, राजाओं महाराजाओं के शासन की जगह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। तो हुआ क्या कि जो मांटेस्क्यू था उन्होंने क्या किया था, सन 1748 में यानी फ्रांस की क्रांति से पहले ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉ की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, एक पुस्तक थी, यानी मांटेस्क्यू ने क्या किया था, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं लॉ की आत्मा, में सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभी ये मांटेस्क्यू सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत देते हैं, क्या देते हैं, मांटेस्क्यू ये कहता है कि देखो ऐसा है कि पहले समय क्या था, राजाओं महाराजाओं का शासन था। जब पहले राजाओं और महाराजाओं का शासन था तो कानून बनाने का अधिकार किसको था, राजा को था। यदि वो राजा को कानून बनाने का अधिकार था, वो कानून अच्छा हो बुरा हो कैसे भी हो, वो राजा कानून बनाता था। कानून बनाने के बाद उस कानून को लागू करना और पालन जो है कौन करवाता था, राजा करवाता था, कि वो खुद कानून बनाएगा, खुद लागू करवाएगा, खुद पालन करवाएगा। और तीसरा, यदि उसके द्वारा बनाए गए कानून का कोई उल्लंघन करेगा, कोई तोड़ेगा, कोई मानने से इनकार कर देगा, तो दंड देना या न्याय करने का जो अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है, वो किसके पास होता था, वह राजा के पास होता था। इन तीन कारणों की वजह से क्या होता था, जो राजा होता था ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था, बहुत शक्तिशाली होता था। अपने मर्जी से जब मन किया तब वो कानून बना देता था, जब मन किया तब कानून को हटा देता था, जब मन करता था किसी को दंड दे देता था, न्याय दे देता था। उसके पास ये तीनों शक्ति थी। लेकिन सन 1748 में मांटेस्क्यू ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी संस्था के पास इतनी शक्ति मत रखो। यदि किसी व्यक्ति के पास इतनी शक्ति रहेगा, इतना ताकत रहेगा, तो वह निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश यानी वो एक तरह से तानाशाह हो जाएगा, वो अपने मन मर्जी से काम करेगा। ऐसा ना किया जाए। और क्या किया जाए, शक्ति को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। किसमें बांटना चाहिए, शक्ति को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। किसमें, विधायिका में, जो कानून बनाने वाली संस्था हो, किसमें और बांटना चाहिए, कार्यपालिका में बांटना चाहिए, जो कानून को लागू करने वाली संस्था हो, और तीसरा न्यायपालिका में, जो कानून की व्याख्या करना तथा दंड और न्याय करने का एक तरह से अधिकार हो। तो मांटेस्क्यू ने यह कहा कि हम सत्ता को क्या करें, 3 भागों में बांटे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या हो, कानून बनाने का हो, कार्यपालिका काम हो उस कानून को लागू करवाए, पालन करवाए, और न्यायपालिका का काम हो कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करे तो दंड वो दे स्वतंत्र रूप से। ये किसने कहा, ये मांटेस्क्यू ने कहा। इससे क्या होगा कि शक्ति एक के पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। तो मांटेस्क्यू ने इसका सिद्धांत दिया। अब चलिए मांटेस्क्यू को कम शब्दों में पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मांटेस्क्यू कौन था, तो मांटेस्क्यू का पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और दार्शनिक था, यानी एक राजनीतिक विचारधारा था, पॉलिटिकल थ्योरी था, जो राजनीतिक रूप से विचार करता था, और एक दार्शनिक था। अब सवाल है दार्शनिक क्यों। देखिए दार्शनिक क्या होता है वो समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक दौर था जब यूरोप में किसका शासन था, चर्च का शासन था। एक दौर था जब यूरोप में लंबे समय से किसका शासन था, चर्च का शासन था। तो चर्च जो भी मानता था वो धर्म कानूनों के आधार पर मानता था। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि जो सूर्य है वो क्या है, वो सूर्य जो है बीचों बीच में, और बाकी जो 8 ग्रह है पृथ्वी सहित, वो क्या करते हैं,
सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आज का विज्ञान इसको मानता है, लेकिन जो चर्च था यूरोप का वो ये मानता था कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य सहित बाकी जो अन्य 7 ग्रह हैं, क्योंकि पृथ्वी जो क्या है बीच में है, तो बचे 7 ग्रह और सूर्य क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये कौन मानता था, जो यूरोप में आमतौर पर जो ईसाई धर्म है उसको मानता था। तो उस दौर में क्या आता था, जितने भी वैज्ञानिक होते थे उनको उतना अधिकार नहीं था कि कोई भी रिसर्च कर सके या कोई भी ऐसे बात कर सके जो धर्म में विरुद्ध होता है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा जितने भी वैज्ञानिक हुए बड़े पैमाने पर, जिन्होंने भी कोई भी सिद्धांत है, जैसे न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गए, ठीक है, गैलीलियो हो गए, और भी जितने भी लोग हुए वो उनको आप 1600 के बाद आपको पढ़ने मिला। आपने रॉबर्ट हुक को पढ़ा, आपने ल्यूएन हॉक को भी पढ़ा होगा, आपने जितने भी बहुत सारे साइंस में जितने भी वैज्ञानिक को पढ़ा होगा वो 1600 बाद के बाद आए। उससे पहले किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पढ़ने को मिलेगा कि ये वैज्ञानिक थे जो जर्मन के थे, यूरोप के थे, जर्मन के थे, फ्रांस के थे, इटली के थे, ब्रिटेन के थे। 1400 में ये बात कहा, 1300 में ये बात कहा, 800 में ये बात कहा, उस समय किसी ने कुछ नहीं बात कहा। जिन लोगों ने भी जो बात कहा वो सब 1600 के ईस्वी के बाद कहा। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि उससे पहले धर्म का बहुत कड़ा शासन था। इस वजह से धर्म इतना अधिकार नहीं देता था कि लोग क्या कर सके, रिसर्च कर सके, धर्म के विरुद्ध कुछ बोल सके। तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा क्या रिसर्च नहीं कर पाते थे। तो जो जिनके पास समझ होती थी, वैज्ञानिक समझ होता था, राजनीतिक समझ होता था, तो दर्शन की विचारधारा एक तरह से रहते थे। अब दर्शन क्या है जिसे उसको समझेगा, अब दर्शन क्या है उसको समझेगा। जब ये मानव जो पृथ्वी पाया और जैसे जैसे मानव का विकास होता गया तो इसके सामने ना बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। जैसे मानव ने देखा कि आसमान में बिजली चमक रही है तो कभी बारिश हो रही है, उन्होंने ये देखा कि कभी दिन हो रहा है तो कभी रात हो रहा है। उन्होंने इस बात को गौर किया कि कभी सूर्य हमको दिख रहा है तो कभी सूर्य नहीं दिख रहा है, कभी आसमान में तारे दिख रहे हैं तो कभी तारे नहीं दिख रहे हैं, चंद्रमा कभी दिख रहा है तो कभी चंद्रमा नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ सोचा कि चंद्रमा जो है कभी पृथ्वी पर गिरता नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे विचारों को सोचा। उन्होंने सोचा कि कभी दिन होता है कभी रात होता है, आखिर इस तरह की घटना क्यों नहीं। जब शुरुआती दौर में मानव का जब विकास हो रहा तो शुरुआत में इन सबको मानव की जानने की वजह जिज्ञासा हुई कि आखिर इस तरह के बदलाव क्यों हो रहा है, तो इस तरह की बदलाव क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इस पर सोचना चालू कर दिया कि कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, तो कभी सूर्य दिखता है तो कभी नहीं दिखाई देता है, कभी बारिश होता है कभी बारिश नहीं होता है, तो इंसान कभी मरता है कभी नहीं मरता है। इस तरह की चीज़ें को, यानी कोई इंसान की मृत्यु कम समय होती है किसी ज़्यादा समय, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इस पर इंसानों ने क्या एक तरह प्रारंभिक इंसान ने सोचना प्रारंभ किया था। तो वहाँ से क्या एक तरह से दर्शन का विकास हुआ। दर्शन यानी चीज़ों को सोचना। तो जो मॉन्टेस्क्यू था वो राजनीतिक विचारक के साथ साथ का एक दार्शनिक भी था। वो 18वीं शताब्दी का एक आलोचनात्मक युग से संबंधित था। उस समय बड़े पैमाने पर लोगों की आलोचना होती थी, प्रशासन की आलोचना होती थी और सभी चीज़ों की आलोचना होती थी। उस पर तर्क किया जाता कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत हैं। आगे देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने सत्य पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने 1748 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में सत्य पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उसने कहा कि सरकार की शक्ति को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए: विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। कानून की व्याख्या करने वाली संस्था 3 अंग स्वतंत्र रूप से काम करने, ताकि कोई भी एक संस्था अत्याधिक शक्तिशाली ना बन सके। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। इससे क्या होती है, नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। क्या मॉन्टेस्क्यू का फ्रांसीसी क्रांति से संबंध है? अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, लेकिन इसने यह बात सन 1748 में दी। तो इसको देखिए, संबंध को देखिए। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत पहले अपने विचार दिए थे, लेकिन उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा दी। यानी क्रांति से पहले उसने 30 साल 40 साल पहले उसने ये बात रख दी थी, लेकिन उसके विचार ने फ्रांस की क्रांति में एक प्रेरणा दी। क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, समानता और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए मॉन्टेस्क्यू के सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत को आदर्श रूप से बनाया। और जब राजाओं महाराजाओं का शासन को हटाया गया तो कहीं ना कहीं मॉन्टेस्क्यू के विचार को रखा गया कि इसके हम विचार को रखते हैं ताकि क्या हो, लोगों को अधिकार मिल सके। सीधा कहें तो मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत सन 1748 में दिया था। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में हुई थी। मॉन्टेस्क्यू की मृत्यु सन 1755 में ही हो गई थी। यानी क्रांति से 30 वर्ष पहले ही क्या मॉन्टेस्क्यू की मृत्यु हो गई थी। यानी वो क्रांति के समय जीवित नहीं रहा, लेकिन उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को
प्रभावित किया। तो ये रहा मॉन्टेस्क्यू जिसने सत्य पृथक्करण का सिद्धांत दिया और आगे चल के बड़े पैमाने पर क्या सत्य का पृथक्करण होता गया। और आगे ये जो सत्य का पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया ये कैसा रहा, क्षैतिज रूप में रहा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आगे चल के सत्य पृथक्करण जो हुआ वो ऊर्ध्वाधर रूप में हुआ। जैसा आप देख सकते हैं केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, इसको भी आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।